राजकीय महाविद्यालय जवाहर रामगढ़ जयपुर। विषय इतिहास। बीए पाठ द्वितीय वर्ष। प्रथम प्रश्न पत्र। मैं सुनीता फुलवारिया, सहायक आचार्य इतिहास, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम अध्ययन कर रहे थे भारत में तुर्की आक्रमण के अंतर्गत मोहम्मद गोरी का आक्रमण। हमने पिछले क्लास में मोहम्मद गोरी के बारे में चर्चा की। मोहम्मद गोरी की चर्चा के बाद हमने मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा पर चर्चा की। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उसका टॉपिक है मोहम्मद गोरी के आक्रमण के उद्देश्य और भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण कहाँ कहाँ पर हुए और उसका क्या परिणाम निकला। हम भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के उद्देश्यों की बात करें तो भारत में सबसे मोहम्मद गोरी के आक्रमण का सर्वप्रथम उद्देश्य था भारत में साम्राज्य का विस्तार करना, पंजाब की गजनी वंश का अंत करना, धन संपत्ति को प्राप्त करना, धर्म प्रचार करना और इस्लामी जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करना। इन उद्देश्यों से प्रेरित होकर मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। साम्राज्य का विस्तार करना, इसके अंतर्गत मोहम्मद गोरी एक साहसी और महत्वाकांक्षी शासक था। गजनी के छोटे से राज्य और सीमित साधनों से उसे संतोष नहीं हो सकता था। वह महमूद गजनवी की भांति एक विशाल साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न देखता था। गजनी के पश्चिम और उत्तर की ओर साम्राज्य विस्तार की उसे अधिक आशा नहीं थी, क्योंकि उसी के समान शक्तिशाली महत्वाकांक्षी शासकों का वहाँ शासन था। अब उसके पास पूर्वी मार्ग ही बचा था। यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ भी उसके अनुकूल थीं, क्योंकि उस समय भारत में राजनीतिक, सैनिक और सामाजिक परिस्थितियाँ गौरी के अनुकूल थीं। अतः उसके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। गजनी वंश का अंत करना। पंजाब में गजनी वंश का शासन था। गजनी वंश और गौरी वंश की शत्रुता लंबे समय से चली आ रही थी। यद्यपि गौरी वंश ने उनके पैतृक गजनी राज्य को जीत लिया था, परंतु पंजाब पर अभी भी गजनी वंश का शासन था। गौरी अपने शत्रु को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहता था। इसके गौरी को इस बात का भय था कहीं तीनों मुस्लिम राज्य पंजाब, मुल्तान और सिंध संगठित होकर गजनी पर आक्रमण कर दिया तो मोहम्मद गोरी की स्थिति संकटप्रद हो सकती है गजनी में। ऐसी स्थिति में वह पूर्व में पंजाब की गजनी वंश को समाप्त कर देना चाहता था। तीसरा कारण हम बता रहे हैं धन संपत्ति को प्राप्त करना। मध्य एशिया की संघर्षपूर्ण राजनीति में अपने अस्तित्व को बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी, क्योंकि उसके शत्रु राज्यों खुरासान, ख्वारिज्म आदि शक्तिशाली राज्य थे। शक्तिशाली सेना के लिए अपार धन की आवश्यकता थी। यह धन उससे भारत से प्राप्त किया जा सकता था, क्योंकि भारत अपनी धन संपदा के लिए विख्यात था। धर्म प्रचार करना। कुछ मुस्लिम विद्वानों के अनुसार मोहम्मद गोरी गैर इस्लामिक देशों में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, मूर्ति पूजकों को बलपूर्वक मुसलमान बनाना, मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस कर इस्लाम की सेवा करना अपना पवित्र कर्तव्य समझता था। चूँकि भारत गैर मुसलमानों एवं मूर्ति पूजकों का देश था, अतः यह देश उसके लिए विशेष आकर्षण का केंद्र था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह साहसी सैनिकों को बिना किसी विशेष प्रयास के अपनी सेना में भर्ती करना चाहता था, इसलिए उसने भारतीय आक्रमण को जिहाद का रूप दिया। अन्यथा उसकी सेना में कुछ मूर्ति पूजक सैनिक भी थे।
इस्लामी जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करना उसका अंतिम उद्देश्य था। गौर के छोटे से राज्य को उदित हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ था, अतः इस्लामी जगत में उसकी विशेष सम्मान नहीं था। गौरी अपने वंश को प्रतिष्ठा दिलाना चाहता था। इसके लिए साहसिक कार्यों के द्वारा साम्राज्य का विस्तार और वैभव एवं ऐश्वर्य की वृद्धि आवश्यक थी। भारतीय आक्रमणों से इन दोनों की पूर्ति हो जाने की संभावना थी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण का उद्देश्य राजनीतिक था। उसने भारत की तत्कालिक कमजोरियों का लाभ उठाकर मुस्लिम राज्य की स्थापना करना चाहता था। यही उसका मुख्य उद्देश्य था, अन्य सभी उद्देश्य उसके गौण थे। गौरी का भारत आक्रमण। गौरी ने भारत पर आक्रमण 1175 में प्रथम आक्रमण मुल्तान के खिलाफ और अंतिम आक्रमण खोखरों के खिलाफ किया। 15 मार्च 1206 के दिन भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक की जीवन लीला समाप्त हो गई। प्रथम आक्रमण 1175 में उसका मुल्तान के खिलाफ था। मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान की पश्चिमोत्तर सीमा मुल्तान राज्य सबसे दुर्बल राज्य था। वहाँ पर इसे आसानी से पराजित किया जा सकता था। उत्साहित होकर उसके सैनिक अन्य राज्यों पर भी सफलता से आक्रमण कर सकते थे। ये इसका मुख्य उद्देश्य था, मुल्तान पर आक्रमण करने का। इसके अलावा अन्य उद्देश्य यहाँ का शासक शिया था, जबकि गौरी सुन्नी था। उन दिनों गजनी से भारत होकर सरल मार्ग मुल्तान से ही था। ये इसका तीसरा कारण था। मुल्तान पर अधिकार कर लेने के बाद वह अन्य प्रदेशों पर आसानी से बढ़ सकता था, इसलिए उसने सर्वप्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया। गौरी ने बिना किसी प्रतिरोध के मुल्तान के शासक को परास्त कर दिया। कट्टर शिया अधिकारियों और धर्माचार्यों को मुल्तान से निष्कासित कर दिया और मुल्तान की शासक व्यवस्था अपने अधिकारियों को सौंपकर वह वापस चला गया। कुछ दिनों बाद उसने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध सामरिक केंद्र उच्च पर आक्रमण किया। उच्च पर हिंदू शासक का अधिकार था। फरिश्ता के अनुसार यह राजपूतों का शासन था। यहाँ की रानी मोहम्मद के वचनों में फंसकर अपने पति को मरवा डाला। इसके बाद गौरी ने सुगमता के साथ दुर्ग एवं नवगढ़ पर अधिकार कर लिया, परंतु आधुनिक इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। ऐतिहासिक खोजों से सिद्ध हो चुका है कि उन दिनों सिंध एवं मुल्तान के किसी भाग पर राजपूतों का शासन नहीं था। संभवतः मोहम्मद ने दुर्ग रक्षक मुस्लिम सरदार के विश्वासघात करके उच्च पर अधिकार कर लिया। इसके बाद शेष सिंध को जीतने का प्रयास किया। 1182 तक संपूर्ण सिंध पर उसका अधिकार हो गया और सिंध का सुप्रसिद्ध बंदरगाह देवल भी उसके अधिकार में आ गया। इस प्रकार महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सिंध का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था मोहम्मद गौरी के समय। नेक्स्ट उसका आक्रमण था गुजरात पर आक्रमण। गुजरात पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण 1178 में किया। गौरी सोचता था कि गुजरात को आधार बनाकर वह पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थान को सरलता से जीत सकेगा और पूर्वी राजस्थान के मार्ग से गंगा यमुना के दोआब में घुसने का मार्ग भी मिल जाएगा। राजस्थान को आधार बनाकर वह पंजाब के गजनी वंश को नष्ट करने में भी सफल हो सकेगा। इसके अलावा गुजरात की विपुल धन संपदा भी उसके लूट का प्रबल आकर्षण का केंद्र थी। गौरी पूरी तैयारी के साथ राजस्थान के मरुस्थल को पार कर गुजरात पर आक्रमण करने का विचार किया। उसने सेना सहित मरुस्थल को पार कर लिया, आबू के क्षेत्र तक पहुंच गया, परंतु गुजरात का शासक मूलराज अपनी सेना सहित पहले से ही गौरी के सामने आ खड़ा हुआ। लंबी और कष्टप्रद यात्रा से उसकी तुर्क सेना गुजराती सेना के सामने न टिक सकी
और युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ी हुई। गौरी भी मैदान से भाग निकला। भारत की भूमि में गौरी की यह प्रथम पराजय थी, परंतु वह निराश नहीं हुआ। उसे अपनी योजना का दोष समझ में आ गया और भारत को जीतने के लिए उसने अगले आक्रमणों का मार्ग बदल दिया। अब उसने पहले पंजाब को जीतने और पंजाब को आधार बनाकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। पंजाब पर आक्रमण। जैसे कि हमने पहले बता चुके हैं कि पंजाब में गजनी वंश के अंतिम शासक मलिक खुसरो का शासन था। वह दुर्बल और अयोग्य शासक था। 1179 में गौरी ने पंजाब पर पहली बार आक्रमण किया। पेशावर तथा उसके आसपास के क्षेत्र को पर अधिकार कर लिया। 81 में गौरी ने दोबारा आक्रमण किया। खुसरो ने अब की बार काफ़ी धन देकर अपने पुत्र को गौरी के पास बंधक बनाकर उसे समझौता कर लिया। 1185 में गौरी ने तीसरी बार पंजाब पर आक्रमण किया और सियालकोट तक का प्रदेश जीत लिया। पंजाब की युद्ध प्रिय खोखरो के सहयोग से इन प्रदेशों को अधिकृत करने का प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। 86 में गौरी ने पुनः आक्रमण किया और लाहौर तक जा पहुंचा, परंतु उसे लेने में सफल नहीं हो पाया। विवश होकर गौरी ने अब छल कपट का रास्ता अपनाया और मलिक खुसरो को समझौते और बातचीत करने के लिए निमंत्रण भिजवाया। मलिक को आते ही उसे बंदी बना लिया और गौर भेज दिया, जहां 1192 में उसका वध कर दिया गया। मलिक को बंदी बना लेने के बाद समूचा गजनी राज्य जीतने में उसे किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। पंजाब विजय से उसके राज्य की सीमाएं पृथ्वीराज की चौहान की सीमाओं से जाकर मिली। तराइन पर प्रथम आक्रमण। तराइन पर प्रथम आक्रमण 1191 में हुआ था। उस समय पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य का जो संघर्ष का मूल कारण राजनीतिक परिस्थितियां और दोनों की विस्तारवादी आकांक्षा थी। नवोदित शक्तियों की सीमाओं को एक दूसरे से मिला दिया गया। विस्तारवादी और महत्वाकांक्षा के कारण अस्तित्व को नष्ट कर देने की प्रेरणा दी। लाहौर पर अपना अधिकार कर लेने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1190 में तबरिंद या सरहिंद पर अधिकार कर लिया और दुर्ग की रक्षा के लिए जियाउद्दीन को 12,000 सैनिकों के साथ नियुक्त किया। सरहिंद का दुर्ग चौहान राज्य की सीमा के काफ़ी निकट था। इस पर गौरी का अधिकार हो जाने से चौहान राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता था। अतः पृथ्वीराज ने गौरी को सरहिंद से खदेड़ने का निश्चय किया और दिल्ली के अपने सामंत गोविंदराज के साथ दिल्ली की तरफ कूच किया। मोहम्मद गोरी को जब सूचना मिली कि पृथ्वीराज चौहान सेना सहित बड़ा चला आ रहा है, तो उसने गजनी लौटने का विचार त्याग दिया और आगे बढ़कर शत्रु से मोर्चा लेने का निश्चय किया। तराइन के ऐतिहासिक मैदान में दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ डटे। युद्ध आरंभ से ही चौहानों के पक्ष में रहा, जिससे तुर्क सेना में खलबली मच गई, परंतु गौरी ने अपना साहस नहीं खोया। संपूर्ण शक्ति के साथ राजपूतों पर टूट पड़ा। उसी समय दिल्ली का गोविंदराज गौरी के सामने आ गया। गौरी ने उस पर भरपूर शक्ति के साथ आक्रमण किया, जिसे गोविंदराज घायल हुआ। वीर गोविंदराज विचलित हुए बिना कटार से गौरी पर आक्रमण किया। कुछ समय बाद गौरी अचेत होकर घोड़े से गिर गया। एक स्वामी भक्त खिलजी ने उसे देख लिया और कूदकर गौरी को बचाया।
सुल्तान को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गया। गौरी की अनुपस्थिति में तुर्की सेना में खलबली मच गई और वह भाग खड़ी हुई। पृथ्वीराज चौहान ने भागती हुई तुर्क सेना का पीछा नहीं किया। इसके बाद सरहिंद को जाकर घेर लिया। काजी जियाउद्दीन ने लगभग 1 साल तक दुर्ग की रक्षा की। बाद में पृथ्वीराज की सेना ने उस पर अधिकार कर लिया। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान की सैनिक सफलता का चरमोत्कर्ष था और गौरी के लिए यह एक अपमानजनक घटना थी। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार गौरी इसे भूल नहीं सका और प्रतिशोध लेने के लिए वह तैयारी में जुट गया। परंतु पृथ्वीराज अपने राग रंग और भोग विलास में डूबता चला गया। दैनिक कार्यों और सैनिक कार्यों की उपेक्षा शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा शिथिल हो गई, जिसके घातक परिणाम बहुत जल्दी उसे भुगतने पड़े। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में साल भर की तैयारी के बाद विशाल सेना के साथ मोहम्मद गौरी पुनः भारत में प्रवेश किया। लाहौर मुल्तान के रास्ते से वह उसी मैदान में आ डटा जहां उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तबकाते नासरी के लेखक मिनाज के सिराज के अनुसार गौरी की सेना में लगभग 1,20,000 कवचधारी योद्धा थे। हसन निजामी ताजुल मासिर के लेखक के अनुसार सुल्तान ने रुकनुद्दीन हमजा को अपना दूत बनाकर पृथ्वीराज के पास अजमेर भेजा और कहलवाया कि पृथ्वीराज इस्लाम धर्म कर ले और गौरी की अधीनता स्वीकार कर ले। प्रत्युत्तर में पृथ्वीराज ने कहलाया कि मोहम्मद गौरी वापस लौट जाना चाहिए। पृथ्वीराज भी अपनी विशाल सेना के साथ गौरी का मुकाबला करने के लिए तराइन के मैदान में आ डटा। गौरी ने छल कपट और विश्वासघात का सहारा लिया। गौरी ने संधि वार्ता के लिए पृथ्वीराज को बुलावे में रखने का प्रयास किया। पृथ्वीराज ने गौरी पर विश्वास कर लिया और संपूर्ण हिंदू सेना आराम करने लगी। दूसरी तरफ गौरी ने अपनी 40,000 अश्वरोही सेना को 4 भागों में विभाजित कर दिया और चारों दिशाओं से शत्रु पर आक्रमण करने के लिए कहा और पदातिकों सैनिकों को कहा गया कि रात भर अपने तंबुओं में लकड़ियां जलाकर प्रकाश करते रहें ताकि हिंदू यह समझे कि मुस्लिम सेना अपने डेरों में ही है। उसकी अश्वरोही सेना के चारों दल चारों दिशाओं से हिंदू सेना के करीब आ पहुंचे। सुबह होते ही मुसलमानों ने चारों तरफ हिंदू सेना पर आक्रमण कर दिया। इस समय हिंदू सैनिक शौचादि कार्यों से निवृत्त होकर लौटे ही थे। कुछ स्नान आदि में लगे हुए थे। मुसलमानों के अचानक आक्रमण से हिंदू शिविर में भगदड़ मच गई। पृथ्वीराज ने हाथी पर बैठकर स्थिति को संभालने तथा अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया, परंतु स्थिति प्रतिकूल बन गई। वह हाथी से उतर गया, घोड़े पर मैदान में लड़ता हुआ भाग निकला, परंतु सिरसा के पास उसे पकड़ा गया और मार दिया गया। गोविंदराज तथा अन्य बहुत से प्रसिद्ध सामंत हजारों सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज के अंत के संबंध में अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय के अनुसार गौरी पृथ्वीराज को अपने साथ गजनी ले गया, उसे अंधा कर दिया। बाद में चंद्रप्रदाय भी गजनी पहुंचा। सुल्तान को पृथ्वीराज की शब्द भेदी बाण चलाने की कला देखने के लिए राजी कर लिया। तदनुसार पृथ्वीराज को एक दिन मैदान में लाया गया। ऊंचे सिंहासन पर गौरी भी आ बैठा। कवि चंद्रप्रदाय कविता के माध्यम से पृथ्वीराज को सुल्तान के बैठने की स्थिति बतला दी। पृथ्वीराज ने एक तीर सुल्तान को मार गिराया। इसके तत्काल बाद पृथ्वीराज और कवि एक दूसरे को समाप्त कर लिया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार गजनी में पृथ्वीराज की वध की
कथा एक कल्पना मात्र है। 1193 ईस्वी का पृथ्वीराज का सिक्का अजमेर की टकसाल से प्राप्त हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि युद्ध के बाद पृथ्वीराज जीवित था। गौरी के साथ उसका समझौता हो गया। हसन निजामी भी इसकी पुष्टि करता है। वह लिखता है कि सुल्तान को पता चला कि उसके विरुद्ध षड्यंत्र में लीन है, तो उसने पृथ्वीराज को मरवा डाला। इसके विपरीत मीना सिराज तथा फरिश्ता का मत है कि युद्ध के मैदान में भाग निकला, परंतु गौरी ने उसे मौत के घाट उसे पकड़ पृथ्वीराज को पकड़ लिया और उसे का वध कर दिया। उसके पश्चात मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज पर आक्रमण 1194 ईस्वी में हुआ था। तत्कालिक शासक जयचंद महत्वाकांक्षी एवं पराक्रमी शासक था। जयचंद और पृथ्वीराज की शत्रुता और वैमनस्य का हमने भारत की राजनीतिक दशा के अंतर्गत बता दिया है। इसी शत्रुता के कारण तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की किसी प्रकार की सहायता जयचंद ने नहीं की। आमतौर पर जयचंद पर देशद्रोही था एवं पृथ्वीराज के विरुद्ध गौरी को आमंत्रित करने के आरोप लगाए जाते हैं, परंतु यह न्यायोचित प्रतीत नहीं होते। उस युग में सभी राजपूत शासकों की यह सामान्य दुर्बलता रही थी कि वे संयुक्त रूप से शत्रु का सामना करने में पीछे रहे और मिलकर आक्रमण करने की तो बात सोच भी नहीं पाए। जब गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो चौहानों के राज्य से होकर गुजरा, परंतु पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात की सहायता नहीं की। चौहानों के राज्य को अधिकृत कर लेने के बाद गौरी का ध्यान निश्चित रूप से कन्नौज की ओर केंद्रित हुआ। कन्नौज जैसे विशाल और शक्तिशाली राज्य के स्वतंत्र रहते हुए उसका उत्तरी भारत का मुस्लिम राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता था। इसके अलावा कन्नौज को जीते बिना मुस्लिम सेना बिहार बंगाल की तरफ नहीं बढ़ सकती थी। अतः 1194 ईस्वी में गौरी ने विशाल सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। जयचंद भी उसका सामना करने के लिए सेना सहित आगे बढ़ा। इस अवसर पर उसे किसी हिंदू शासक ने सहयोग नहीं किया और इटावा कन्नौज के बीच यमुना नदी के किनारे चंदावर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में आरंभ से ही जयचंद का पलड़ा भारी रहा। ऐसा प्रतीत होने लगा कि गौरी की पराजय निकट है। स्वयं गौरी भी युद्ध क्षेत्र से भागने की सोचने लगा। तभी दुर्भाग्यवश जयचंद की आंख में तीर लगा और बेहोश होकर हाथी के नीचे गिर पड़ा और मर गया। इस दुर्घटना ने गौरी की पराजय को विजय में बदल दिया। जयचंद के गिरते ही हिंदू मैदान से भाग खड़े हुए। ताजुल मासीर और तबकाते नासरी आदि ग्रंथों से पता चलता है कि विजय के बाद गौरी ने अत्यधिक नरसंहार किया और खूब लूटपाट की। आसानी से दुर्ग में गढ़वाल राज्यों का सुरक्षित विशाल राजकोष भी गौरी के हाथ लगा। इसके बाद गौरी ने बनारस के धार्मिक नगरों को लूटा, कुछ मंदिरों को भूमिसात किया, कुछ मंदिरों को मस्जिद में परिवर्तित किया। गढ़वाल शासक हार गए, परंतु उनके सामंतों ने 4 वर्षों तक अधिकारियों से संघर्ष जारी रखा, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। गौरी ने अपने उत्तर भारत के राज्यों का अधिकारी ऐबक को नियुक्त किया और ऐबक ने मुस्लिम राज्य के विस्तार का कार्य किया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। ऐबक ने बयाना, ग्वालियर आदि पर आक्रमण किया। ऐबक के द्वारा जो भी विद्रोही थे उनका सामना किया, विद्रोह को दमन किया और उत्तर भारत में
विशाल मुस्लिम राज्य की स्थापना की। ऐबक के द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया गया। बंगाल में खिलजी गोरी के अन्य दास बख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी ने बंगाल एवं बिहार की तरफ से मुस्लिम सत्ता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इख्तियारुद्दीन भी गोरी का एक दास था। सेना नायक उसकी सफलताओं को देखकर गोरी ने उसे सेना नायक बना दिया, एक जागीर प्रदान की, उसे तुर्क सैनिक दस्ता खड़ा किया और नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुर जो समय के बंगाल के विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थे, बौद्ध विहार एवं मठ थे, बंगाल में प्रवेश किया और आक्रमण कर बंगाल पर अधिकार कर लिया। उसने 1205 तक बंगाल पर आक्रमण किया। इस समय बंगाल में लक्ष्मण सेन का शासन था। इख्तियारुद्दीन ने बंगाल की राजधानी नवद्वीप या नदिया की तरफ से आगे बढ़ता गया और अधिकार कर लिया। लखनऊ की भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होकर उसने इस नगर को अपना केंद्र बनाया, जो बाद में बंगाल की राजधानी बन गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर भारत पर गोरी के बाद गोरी के दास ऐबक के द्वारा और पूर्व में इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी के द्वारा मुस्लिम राज्य का विस्तार किया गया। 1203 के अंदर मोहम्मद गोरी अपने बड़े भाई और गजनी के सुल्तान गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। अब गोरी गजनी और गौर दोनों का सुल्तान बन गया। इस अवसर पर उसने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। उससे उसकी शक्ति और महत्वाकांक्षा दोनों का विस्तार हुआ। 1204 में उसने ख्वारिज्म के राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया और ख्वारिज्म के शाह अलाउद्दीन महमूद ने खुरासान आदि राज्यों से सैनिक सहायता प्राप्त करके गोरी के विरुद्ध मोर्चा लिया। गोरी के एक अन्य दास सेनानायक यालदोज ने गजनी पर अधिकार कर लिया और एक अन्य अधिकारी ने मुल्तान नगर पर अधिकार करके अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। भारत में गोरी के पराजय का लाभ उठाते हुए पंजाब के युद्ध प्रिय खोखरों ने सारे पंजाब में लूटमार करके कत्लेआम का सहारा लेकर लाहौर पर आक्रमण कर दिया। असंगठित खोखरों को बुरी तरह से दमन किया गया, उनके गांवों को जलाकर बर्बाद कर दिया। हजारों खोखर मौत के घाट गोरी के द्वारा उतार दिए गए। जब गोरी वापस जा रहा था तो जाते समय मार्ग में झेलम नदी के किनारे संध्याकालीन नमाज पढ़ रहा था। तभी खोखरों ने उस पर अचानक आक्रमण कर दिया और उसे मार डाला। इस प्रकार 15 मार्च 1206 ईस्वी के दिन भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक की जीवन लीला समाप्त हो गई। गोरी का चरित्र एवं मूल्यांकन। भारतीय इतिहास में मोहम्मद गोरी को मुस्लिम राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उसे समकालीन इतिहासकारों ने उसके गुणों एवं उसकी उपलब्धियों की काफ़ी प्रशंसा की है। मीना सिराज के अनुसार वह शरीफ, धार्मिक, विश्वसनीय, न्यायप्रिय, जनप्रिय शासक था। वह उदार एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद गोरी की प्रवृत्ति न्यायपरायण शासकों की थी। वह ईश्वर से डरने वाला, हृदय से प्रजा की भलाई को ध्यान रखने वाला। वस्तुतः मुस्लिम इतिहासकारों ने उसके चरित्र एवं कार्यों उपलब्धियों का तुलनात्मक दृष्टि से मूल्यांकन नहीं किया गया, परंतु उसके मूल्यांकन की हम बात करें तो उसे निम्न बिंदुओं के अंतर्गत रख सकते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक, न्यायप्रिय, विद्वानों का आश्रयदाता, वीर योद्धा, कूटनीतिज्ञ आदि उसमें गुण विद्यमान थे। इस प्रकार आज हमने मोहम्मद गोरी के आक्रमणों की
चर्चा की। गोरी के आक्रमण के बाद हमारी आगे की क्लास होगी भारत में सल्तनत की स्थापना। धन्यवाद।